हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, ये इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंटिंग क्विक रिवीजन में आज जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैं आपको पढ़ाने वाला हूं दैट इज AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मैंने यहां पर आपके लिए एक समराइज नोट्स बना दिए हैं एंड आई अश्योर यू कि आप एग्जाम टाइम पर इन्हीं नोट्स से इतना ही पढ़कर चले जाएंगे तो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन डेफिनेटली आप सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। टू द पॉइंट हम इसमें बात करने वाले हैं और सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे प्रोविजंस मैं डिस्कस करूंगा यहां पर। और अगर आप उनको दिमाग में रिटेन करेंगे तो डेफिनेटली आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। यह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको बताएगा कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है, इसको बुक्स में कैसे रिकॉग्नाइज यानी रिकॉर्ड करेंगे, इसका मेजरमेंट कैसे होगा, वैल्यूएशन कैलकुलेशंस कैसे होंगे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 आपको बताएगा अकाउंटिंग, मेजरमेंट, रिकॉग्निशन ऑफ पीपीई। अब सबसे पहले बात करते हैं कि पीपीई का मतलब क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, आपके बिजनेस में जो भी एसेट्स हैं जो कि टेंजिबल होना जरूरी है। पहली कंडीशन है कि वो टेंजिबल होना चाहिए और बिजनेस में वो किस लिए आना चाहिए, अभी ले रहे हैं फॉर यूज। तो ऐसे सारे टेंजिबल आइटम जो कि बिजनेस में यूज के लिए हैं और मोर देन 12 मंथ्स 12 महीने से ज्यादा के लिए हैं, तो वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हैं। मतलब क्लियरली बात करें, इंटेंजिबल असेट्स भी बिजनेस में यूज के लिए होती हैं, उस पर AS26 लगेगा, उस पर AS10 अप्लाई नहीं होगा। तो टेंजिबल आइटम्स हैं लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये बिजनेस में अगर यूज के लिए हैं तो ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हैं। ठीक है, और 12 महीने से ज्यादा। अब यहां पर देखिए एक वर्ड लिखा है हमने, रेंटल्स, ठीक है, एक्सेट्रा। तो बिजनेस में अगर ये टेंजिबल आइटम यूज करने की जगह पर जो है वो इनकम जनरेट करने के लिए है, चाहे रेंट, रॉयल्टी एक्सेट्रा किसी भी नाम से इनकम जनरेट करने के लिए अगर ये हैं, तो भी ये प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट कहलाएंगे। तो यूज करने की बात हुई थी, तो यूज चाहे प्रोडक्शन में हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में हो, चाहे सेलिंग में हो, डिस्ट्रीब्यूशन में हो, बिजनेस के किसी भी फंक्शन में हो, यूज करने के लिए तो वो पीपीई है। लेकिन इनकम जनरेट करने के लिए मैंने मशीनरी किराए पर ली, मैंने मशीनरी खरीदी और सोचा रेंट पर देकर इनकम कमा लूंगा, तो भी वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। मान लीजिए हमारा टैक्सी का बिजनेस है, हमने बहुत सारी कार्स खरीदी है, तो कार हमने खरीदी है तो वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, वो बिजनेस में यूज हो रही है, लेकिन बिजनेस के पर्पस के लिए, पर्पस ही बिजनेस का ये है कि उसे रेंट पर देना है, तो भी वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। और यहां पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि केवल लैंड और लैंड एंड बिल्डिंग के लिए मैं कहूंगा, अगर आपके बिजनेस में लैंड है या लैंड एंड बिल्डिंग है, टेंजिबल है, यूज करने के लिए है, तो पीपीई है। लेकिन अगर वो रेंटल जनरेट करने के लिए है, इनकम जनरेट करने के लिए है, तो वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं है। बाकी दूसरे टेंजिबल आइटम्स अगर वो यूज करने के लिए हैं या इनकम जनरेट करने के लिए हैं, तो भी वो पीपीई हैं। लेकिन लैंड और लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो यूज करने के लिए है तो पीपीई है, और अगर यूज करने के लिए नहीं है, इनकम जनरेट करने के लिए किराए पर देकर किराया कमाएंगे, तो वो इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट है, नॉट पीपीई। लेकिन मैं आपको बता दूं, इन्वेस्टमेंट पर वैसे तो AS13 लगता है, और AS13 में इनको कहा गया है लैंड और लैंड एंड बिल्डिंग को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है उस वो AS13 का मैटर है, पर AS13 में भी यही लिखा हुआ है कि उस पर AS10 अप्लाई होगा। AS10 में जो कॉस्ट मॉडल दिया है वही अप्लाई होगा। तो कहने का मतलब ये है कि केवल लैंड और लैंड एंड बिल्डिंग में इस बात को ध्यान रखें कि यूज करने के लिए है तो पीपीई है, अदरवाइज फिर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। पर उस पर AS13 में भी यही लिखा है कि उस पर AS10 की अकाउंट के हिसाब से ही अकाउंटिंग होगी। अकाउंटिंग कैसे होगी अभी देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं बायोलॉजिकल असेट्स। एक नया शब्द आया, बायोलॉजिकल असेट्स। हमारे बिजनेस में प्लांट और एनिमल्स भी यूज हो सकते हैं, तो लिविंग प्लांट जो होते हैं या एनिमल्स जो होते हैं वो हमारे लिए एसेट्स हैं। बिल्कुल, हमारे बिजनेस में एनिमल्स का यूज हो सकता है, प्लांट का, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग होता है, लैंड एंड बिल्डिंग, वैसे बिजनेस में लैंड एंड ट्री,
ट्री भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक कंपनी का हेड ऑफिस है, वहां पे बाहर गार्डन है, गार्डन में पेड़ लगे हुए हैं और वहां पे एम्प्लॉइज बैठकर खाना खाते हैं, तो वो ट्री भी बिजनेस में यूज हो रहा है, तो वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, बायोलॉजिकल एसेट है। तो बायोलॉजिक, पहली बात सुनिए, बायोलॉजिकल एसेट्स में एनिमल्स भी आते हैं और प्लांट भी आते हैं, लिविंग प्लांट भी आते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल एसेट्स को बोला पीपी नहीं है, एक्सेप्ट बियरर प्लांट। तो बियरर प्लांट है, एनिमल्स जो है, एनिमल्स तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं है, हालांकि वो बिजनेस में यूज होते हैं, तो वो एसेट तो है, टेंजिबल भी है। उसकी अकाउंटिंग या तो किसी दूसरे स्टैंडर्ड से होगी या जनरल तरीके से हम फेयर वैल्यू पे उसकी अकाउंटिंग कर लेते हैं, लेकिन अभी हमारा मैटर है पीपी। तो बियरर प्लांट बोला, तो सर बियरर प्लांट क्या होते हैं? सारे प्लांट बियरर प्लांट नहीं होते। बियरर प्लांट वो प्लांट हैं जो कि बिजनेस में 12 महीने से ज्यादा यूज होंगे, और वो 12 महीने से ज्यादा वाली कंडीशन होनी चाहिए, यूज के लिए है वो, तो वो बियरर प्लांट है। कोई प्लांट 12 महीने से कम वाला है तो वो बियरर प्लांट नहीं है, और बियरर प्लांट नहीं है तो उस पर AS10 अप्लाई नहीं होगा, उस पर या तो कोई और स्टैंडर्ड अप्लाई होगा या फिर नॉर्मल उसकी जो अकाउंटिंग NRV पे करते हैं या फेयर वैल्यू पे करते हैं वो कर देंगे। तो बायोलॉजिकल एसेट्स जो होती है उसमें प्लांट भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं, तो एनिमल्स पर AS10 नहीं लगता है अकाउंटिंग पर, और सारे प्लांट्स पर भी नहीं लगता है, केवल बियरर प्लांट पे लगता है। बियरर प्लांट के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, मान ली जैसे सिंपल सा एग्जांपल्स है कि हम जो है मैंगो ट्री है हमारे बिजनेस में और हम मैंगो जूस बनाकर बेचते हैं, तो उसके लिए हमें मैंगो चाहिए, तो मैंगो हम बाहर से खरीदने की बजाय हमने खुद ने ही ट्री उगा लिया है, हमने खुद ने ही मैंगो की खेती कर ली है, एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हो गई, फिर उससे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आता है और उसकी फिर कटाई होती है, उसको हार्वेस्टिंग कहते हैं, ये सब शब्द AS10 में मिलेंगे आपको। तो हार्वेस्ट कट गया तो उसके बाद वो प्लांट नहीं बचा, ठीक है ना, उस वो यूज हो रहा है बिजनेस, मतलब आम का पेड़ बियरर प्लांट है क्योंकि वो फल दे रहा है, तो फल दे रहा है तो फल बिजनेस में प्रोडक्शन में यूज होगा और उससे मैंगो जूस बन जाएगा, तो खैर बियरर प्लांट हो गए। तो ये है सीधी बात है। अब ध्यान से समझें कि अल्टीमेटली पीपी यानी असेट, और असेट कोई भी चीज अगर हम असेट की बात करें, AS26 में भी यही आएगा कि असेट बनने के लिए दो चीजें जरूरी है, पहला है FEB फैब और दूसरा है कॉस्ट रिलायबली मेजर। ये दिमाग में फिट कर लीजिए आप कि कोई भी चीज आपके बिजनेस में आई है किसी ट्रांजेक्शन की वजह से, उस पर आपका कंट्रोल होना चाहिए, और अगर कंट्रोल है और उसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स है बिजनेस को और उसकी कॉस्ट मेजरमेंट हो जाएगी रिलायबली, तो वो एसेट्स है, दिखाई देती है तो टेंजिबल, और फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता तो इनटेंजिबल। खैर, तो यहां पर भी टेंजिबल की बात हो रही है, पीपी में तो इनटेंजिबल आएगा नहीं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का मतलब यहां पर टेंजिबल से है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, चाहे कोई सी भी प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट हो, चाहे जैसे कोई भी टेंजिबल आइटम हो, इंक्लूडिंग बियरर प्लांट जो हैं, वो अल्टीमेटली इनिशियल रिकॉग्निशन, अब हम रिकॉग्निशन की बात यहां पर कर रहे हैं, रिकॉग्निशन की बात यहां पे कर रहे हैं, तो सबसे रिकॉग्निशन जो होगा पहली बार वो हमेशा इनिशियल कॉस्ट पे होगा, कॉस्ट पे ही होगा पहली बार, चाहे वो कोई भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा। और सर कॉस्ट में क्या आएगा? तो कॉस्ट में देखिए, अगर एक्वायर्ड पीपीई, हमने पीपीई को खरीदा है, तो फिर जो उसकी परचेस प्राइस है वो आएगी। आप लोग जानते हैं कि भाई उस पर लाने में जो टैक्स लगेगा, इंपोर्ट ड्यूटी अगर लगती है तो वो ऐड हो जाएगी, ट्रेड डिस्काउंट लेस होता है वो आपको पता है, और ड्यूटीज भी अगर रिफंडेबल है तो ऐड करने की जरूरत नहीं है, नॉन रिफंडेबल है तो ही जोड़नी है। और उसके बाद जितने भी उस असेट को लाने तक का सारा खर्चा, रेडी टू यूज तक का सारा खर्चा जो लगेगा वो उसकी कॉस्ट में जुड़ेगा। सिंपल सी बात है, रेडी टू यूज वर्ड यूज करें, नॉट पुट टू यूज। पुट आपने एक्चुअल यूज भले ही ना कराओ, अगर वो रेडी टू यूज है, जैसे इंस्टॉल हो गई तो रेडी टू यूज है, तो वहां तक का सारा खर्चा, उसके एग्जांपल्स मत याद करिए, दिमाग में फिट करिए, वहां तक का सारा खर्चा जो है वो कैपिटलाइज होगा, असेट की कॉस्ट में जुड़ेगा। और एक नया शब्द आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान दें, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ DCAR लिखा है। DCAR होता है डीकमीशनिंग एंड रीस्टोरेशन। सर ये क्या होता है? तो ध्यान से समझें कि आज हमने 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी, यहां पे एग्जांपल जरूरी, हमने 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदा है, और हमें लगता है कि भाई उसकी जो स्क्रैप वैल्यू होगी वो सपोज 10,000 होगी, तो 90,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा, ये आप जानते हैं, वो एक अलग बात है। हमें लगता है कि जिस दिन इसकी यूजफुल लाइफ खत्म होगी उस दिन इस एसेट को हमें डी इंस्टॉल करना पड़ेगा, हमें हटाना पड़ेगा, नई एसेट लाएंगे ना, तो उसको डी इंस्टॉल करने के जो खर्चे होंगे, डी कमीशनिंग, और वहां नई एसेट को लाना पड़ेगा, तो वापस से खुदाई होगी, मशीन निकालेंगे, जो भी है डी इंस्टॉल करेंगे, फिर नई मशीन को फिट करेंगे, तो डी कमीशनिंग एंड रीस्टोरेशन, मतलब पुरानी वाली को हटा के नई वाली, उस समय जो खर्चा होगा दैट इज कॉल्ड डी कमीशनिंग एंड रीस्टोरेशन कॉस्ट।
तो आज से 10 साल बाद मशीन में जो है रिप्लेस होगी, ठीक है ना, डीकमीशनिंग का खर्चा अनुमानित है, तो मान लो 5,000 रुपए लगने की संभावना है, ध्यान से सुने। तो वो 5,000 10 साल बाद की वैल्यू है, तो उसमें मान लीजिए उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू 10% रेट के हिसाब से, डिस्काउंट रेट, मान लीजिए उसकी प्रेजेंट वैल्यू सपोज मान लेते 2,000 रुपए है, तो एंट्री 1 लाख की एसेट है, तो एंट्री पास होगी असेट अकाउंट डेबिट 1,02,000, टू बैंक अकाउंट 1 लाख, 1 लाख ही गया, और टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग 2,000 रुपए, प्रेजेंट वैल्यू मैंने लिखा है यहाँ पे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीसीएआर पे आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और फिर ये प्रेजेंट वैल्यू है, हर साल एंट्री होगी इंटरेस्ट, ये प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर 2,000 की वैल्यू है, 5,000 तक जाना पड़ेगा ना, तो प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू में जाना है, तो हर साल एंट्री होगी पास, फिर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग अकाउंट, ये लायबिलिटी बढ़ती जाएगी। इस पर मेरा एक सेपरेट वीडियो है, इसी चैनल पर जरूर देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में वो क्वेश्चन आ सकता है ना। तो चलिए, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हर साल, फिर वो प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू तक 2,000 पे रिकॉर्ड किया, वैल्यू 5,000 होगी 10 साल में, ठीक है, तो उसको हर साल इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पीएनएल में जाएगा। तो खैर अभी फिलहाल इतना ध्यान रखें, कॉस्ट में क्या क्या शामिल होता है, परचेज प्राइस शामिल होगी, ड्यूटीज टैक्सेस एक्सेट्रा, उसके लाने तक का सारा खर्चा वो शामिल होगा, और उसके बाद होगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीसीएआर, डीकमीशनिंग एंड रिस्टोरेशन नाम की जो लायबिलिटी है, जो फ्यूचर में लगने की संभावना है, उसको भी आप प्रेजेंट वैल्यू पे लिख के एंट्री पास करेंगे, असेट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग एंड रिस्टोरेशन अकाउंट, ठीक है। और एक होता है सेल्फ कंस्ट्रक्टेड पीपी, है ना, हमने पीपीई खरीदी नहीं, हम बिल्डिंग बनवा रहे हैं, तो बनवाने का जो भी खर्चा होगा, चाहे मटेरियल चाहे लेबर, ये तो डायरेक्ट हो गए, और बाकी जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं, चाहे इनडायरेक्ट में मटेरियल हो, लेबर हो, कोई भी इनडायरेक्ट खर्चा, अल्टीमेटली वो कहलाता है ओवरहेड्स, और वो इंक्लूड, वो कॉस्ट निकल जाएगी। और यहां पर एक बात बता दूं, कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड पीपीई, तो जो बिल्डिंग बनवा रहे हैं, तो जो मैंने अभी बियरर प्लांट बताया था, तो बियरर प्लांट के केस में वो भी सेल्फ कंस्ट्रक्टेड ही तो होगा, हम ही तो बनवा रहे हैं, हालांकि बनाते नहीं, पर पौधा उगने में, बनने में, पेड़ बनने में टाइम लगता है, तो उसमें भी जितना मटेरियल लेबर सब लगता है, उसकी भी कॉस्ट ऐसे ही निकाली जाएगी। तो ये हो गया। और यहाँ लिखा है इंटरनल प्रॉफिट एलिमिनेटेड, हम बिल्डिंग बनवा रहे हैं और हमारा ईंट का बिजनेस है, तो हमने हमारे बिजनेस से ही 1,000 रुपए की ईंट 1,200 रुपए में ट्रांसफर की, तो 1,200 200 रुपए का किसी और को बेचते तो 200 का प्रॉफिट होता, अपने ही बिजनेस में ईंट ट्रांसफर हुई है, तो बिल्डिंग की हमारी परचेज 1,000 रुपए से कम हो जाएगी, क्योंकि अब बेचेंगे तो नहीं उस ईंट को, और बिल्डिंग की कॉस्ट 1,000 रुपए से बढ़ जाएगी, 1,200 से नहीं बढ़ानी है, इंटरनल प्रॉफिट नहीं लेना है। तो यहां पर ये बात हो गई। इसके बाद छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान दें, सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान दें, स्पेयर पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स होते हैं, स्टैंड बाय सर्विस इक्विपमेंट होते हैं, भाई जैसे फ्रीज होता है, तो फ्रिज के ऊपर एक स्टेबलाइजर लगा होता है, ऐसे कई बार स्पेयर पार्ट छोटे छोटे होते हैं, और कई बड़ी मशीन होती है, कई बार एकदम लगता है कि यार एकदम से खराब होगी, तो कोई एक जूनियर मशीन, जूनियर होता है कि नहीं, जैसे जूनियर लोग भी होते हैं भाई, कई बार जैसे फिल्मों में एक्टर एक्टिंग करते हैं, तो कई बार बोले यार ये सीन शाहरुख खान नहीं कर पाएंगे, तो इनका डुप्लीकेट से करवा लो, तो स्टैंड बाय है वो। तो वैसे ही जो है स्टैंड बाय मशीन्स होती हैं, तो स्पेयर पार्ट्स हैं, स्टैंड बाय हैं, इक्विपमेंट सर्विस इक्विपमेंट है, तो क्या ये पीपीई हैं? तो बिल्कुल एक बात ध्यान रखें, अगर ये क्राइटेरिया क्या था भाई, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए और कॉस्ट रिलायबली मेजर हो जाना चाहिए, तो वो पीपीई है, यस है, मानेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ये छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स हैं, ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट बहुत ज्यादा नहीं है, 12 महीने से ज्यादा नहीं है, तो फिर ये पीपी नहीं है, तो फिर इसको हम इन्वेंट्री आइटम्स मानेंगे, तो AS2 एप्लीकेबल हो जाता है इन्वेंट्री आइटम से, क्योंकि ये प्रोडक्शन में यूज होंगे, प्रोडक्शन में भाई जैसे मान लीजिए 1,000 रुपए का कोई स्टैंड बाय इक्विपमेंट आया, भाई डेप्रिसिएशन कॉस्ट होता है ना, 1,000 में से 200 की मशीन यूज हो गई, तो गुड्स बने, उस गुड्स की कॉस्ट में 200 रुपए जुड़ जाएंगे, डेप्रिसिएशन तो कॉस्ट का हिस्सा होता है। तो वैसे ही यहाँ पर जो है, अगर 1,000 रुपए का कोई स्टैंड बाय इक्विपमेंट यूज हो गया प्रोडक्शन में, तो गुड्स की कॉस्ट पूरे 1,000 से बढ़ जाएगी, क्योंकि वो तो पूरे ही खत्म हो गया ना, 12 महीने ज्यादा है ही नहीं वो। खैर, तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो असेट क्राइटेरिया को मीट आउट कर रहे हैं, तो वो पीपीई है, और अदरवाइज वो स्टॉक आइटम से इन्वेंट्रीज हैं। उसके बाद ये बात हो गई। अब इनिशियली तो कॉस्ट मॉडल जैसा कि मैंने बताया था उसी पे एप्लीकेबल होगा। अब एक बार इनिशियली आपने असेट को असेट मान लिया, असेट अकाउंट डेबिट, पीपीई अकाउंट डेबिट कर लिया, तो कॉस्ट पे करेंगे। कॉस्ट कैसे निकलेगी वो मैंने आपको बता दिया। अब ईयर एंड पर जब बैलेंस शीट बनेगी, तो कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन उस दिन तक का माइनस होगा, और AS28 आपने पढ़ा, इंपेयरमेंट लॉस भी माइनस होगा। तो इसी को कहते हैं कॉस्ट मॉडल। और इससे आता है कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउट वो अमाउंट होता है किसी भी एसेट का जिस पर एसेट बैलेंस शीट में कैरी होती है। बुक वैल्यू का ही दूसरा नाम कैरिंग अमाउंट है। बुक वैल्यू बीवी, कैरिंग अमाउंट इज सीए। बीवी और सीए एक ही बात है, सीए ही बीवी है और बीवी ही सीए है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, कॉस्ट लेस इंपेयरमेंट हो गया, ये इनिशियल है। अब क्या होता है, ये तो शुरुआत में कॉस्ट तो है ही, अब सब्सिक्वेंट का मतलब है बैलेंस शीट डेट की बात हो रही है, तो उसमें कॉस्ट मॉडल पे कर रहे हैं आप। तो कॉस्ट मॉडल पे तो यही फॉर्मूला है, कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन लेस इंपेयरमेंट।
भाई इनिशियली तो सिर्फ कॉस्ट ही आएगी, डेप्रिसिएशन पहले दिन थोड़ी आ जाएगा, तो सब्सिक्वेंट में डेप्रिसिएशन की बात हो रही है। बैलेंस शीट डेट पर वो कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन जो है, ठीक है ना, डेप्रिसिएशन लेस इंपेयरमेंट। और यहां पर इस बात को समझें कि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पहली बार तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड हो गई, और सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन जो उसका होगा बैलेंस शीट डेट पर वो कॉस्ट मॉडल पे भी हो सकता है और रीवैल्यूएशन भी हो सकता है। रीवैल्यूएशन मॉडल बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए, रीवैल्यूएशन मॉडल बोल रहे हैं। तो रीवैल्यूएशन मॉडल कहता है कि भैया कॉस्ट तुमने 1 लाख पे एसेट रिकॉर्ड की थी, उसकी मार्केट वैल्यू फेयर वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है, तो रीवैल्यूएशन अलाउड है एट रीवैल्यूड फिगर, तो तुम रीवैल्यूड फिगर पे भी कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अभी हम रिवैल्यूएशन का क्या करना है वो भी देखेंगे। तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बैलेंस शीट में जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आएगी वो आएगी कॉस्ट पे, तो कॉस्ट का मतलब कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन लेस हो गई, और यार रिवैल्यूड फिगर पे, तो रिवैल्यूएशन मतलब उसकी वैल्यू कम ज्यादा हो जाएगी, उसमें भी उसके बाद भी डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन तो होना ही होना है, डेप्रिसिएशन और इंपेयरमेंट, अमोर्टाइजेशन तो इंटेंजिबल के लिए होता है वही। चलिए, और ये आएगी। अब रिवैल्यूएशन के क्या प्रिंसिपल्स है वो भी थोड़ा देखते हैं। अब बात आते हैं असेट को रेडी टू यूज में लाने तक का सारा खर्चा, हम टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड, बस ये दिमाग में फिट कर लेंगे, 100% एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन सही होगा, ठीक है ना। अब असेट को रेडी टू यूज में लाने तक का सारा खर्चा, चाहे साइट प्रिपरेशन हो, चाहे एक्स ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, वहां लाने तक का सारा खर्चा उसकी कॉस्ट में जुड़ जाएगा। अब उसके बाद कोई खर्चा हुआ, एक बार असेट रेडी टू यूज हो गई, उसके बाद वाले खर्चे को बोलते हैं सब्सिक्वेंट कॉस्ट। सब्सिक्वेंट कॉस्ट का क्या होगा, सब्सिक्वेंट कॉस्ट जो है उसको क्या माने, उसको एक्सपेंस मान के पीएनएल में भेजें या उसको भी एसेट की कॉस्ट में जोड़ दें। अगेन वही फंडा है कि आपको चेक करना पड़ेगा कि क्राइटेरिया मीट आउट हो रहा है कि नहीं। मतलब अगर वो एक्सपेंडिचर करने से एसेट की कैपेसिटी बढ़ रही है, एफिशिएंसी बढ़ रही है, मतलब उसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, 12 महीने से ज्यादा है, तो फिर वो नो एक्सपेंस नहीं है। अगर क्राइटेरिया मीट आउट हो गया तो यस, क्राइटेरिया मीट आउट हो गया तो यस, क्राइटेरिया मीट आउट तो फिर वो असेट है, पीपीए बैलेंस शीट में आएगी, ठीक है ना। और अगर क्राइटेरिया मीट आउट नहीं हो रहा तो वो नॉर्मल एक्सपेंस है, तो फिर वो पीएनएल में जाएगा। तो इसमें क्या आता है, रेगुलर डे टू डे एक्सपेंस आते हैं, रिपेयर, आरएम लिखा है, आरएम मतलब रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ठीक है। और यहां पर देखिए एफिशिएंसी बढ़ रही है, ये एसेट का मेजर रिप्लेसमेंट हो रहा है। भाई मेरी एयरलाइंस कंपनी है तो मेरे पास बहुत सारे फ्लाइट्स हैं, हवाई जहाज हैं, अब मैंने उनकी सीट्स बदल दी तो मेजर रिप्लेसमेंट है भाई, पुरानी सीट हटा के नई सीट, डे टू डे मेंटेनेंस कर रहे हैं, एक फ्लाइट उतरी दूसरी जा रही है, वही फ्लाइट वापस जा रही है, उड़ रही है, फिर उसका साफ सफाई हो रही है, रेगुलर डे टू डे खर्चा है। तो वो तो यस, मेरा एयरलाइंस का बिजनेस है, तो प्रॉपर्टी प्लांट मेरे लिए एयरलाइन जो फ्लाइट्स हैं, जो एरोप्लेन्स हैं, मेरे एयरक्राफ्ट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, वो मेरे लिए एसेट है, पीपीई है, बिजनेस में है, मोर देन 12 मंथ है, और इनकम अर्न करने के लिए है। लैंड और लैंड एंड बिल्डिंग अगर इनकम अर्न करने के लिए तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है एएस 13 के हिसाब से। हालांकि एएस 13 नहीं लगता उस पर, एएस 13 भी कहता है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर एएस 10 ही लगेगा, और उसमें कॉस्ट मॉडल ही लगता है, यानी कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन लेस अमोर्टाइजेशन, ठीक है, इंपेयरमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर ये वाली बात हो गई, अभी बिल्कुल बातें कर रहे हैं, तो ये आपने हमने देख लिया असेट की कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट मॉडल क्या होता है, इनिशियल रिकॉग्नाइज कैसे होती है, सब्सिक्वेंट बैलेंस शीट डेट पे वो कैसे कैसे मेजर हो सकती है, और पीपीई में क्या क्या आता है, कॉस्ट में क्या क्या आता है, और सब्सिक्वेंट खर्चा एक बार रेडी टू यूज के बाद जो खर्चा था उसका क्या ट्रीटमेंट करना है, ये भी हमने सीख लिया। अब अभी रिवैल्यूएशन के और पॉइंट्स हम देखने वाले हैं, जरा रिवैल्यूएशन को रोके। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, मशीनरी खरीदी, मशीनरी टू बैंक, लैंड खरीदा, लैंड टू बैंक, टू बैंक, कोई भी ये मॉनेटरी एसेट, कैश और बैंक चला गया तो दिक्कत नहीं है, लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा, मशीनरी दे दी, मशीनरी खरीदी, लैंड एंड बिल्डिंग दे दिया, ये भी तो हो सकता है। ये लैंड एंड बिल्डिंग हमने खरीदी और उसके बदले में स्टॉक दे दिया, कुछ भी हो सकता है। तो फिर एक्सचेंज ट्रांजेक्शन की अकाउंटिंग कैसे होगी, कैसे होगी, कैसे होगी, तो ध्यान से समझें। एक्सचेंज ट्रांजेक्शन का मतलब है कि हमारे बिजनेस में हमने पीपीई लेकर आए, तो पीपीई अकाउंट डेबिट, ये तो कंफर्म होने वाला है, और उसके बदले में कोई और असेट दी तो जो असेट जाएगी वो क्रेडिट होगी। और एक बात दिमाग में फिट कर ले कि जो असेट जाएगी, जो क्रेडिट होगी, वो हमेशा उसकी बुक वैल्यू पे होगी। 1 लाख रुपए कोई मशीनरी लेकर आया और पुरानी मशीनरी, पुराना फर्नीचर, पुरानी बिल्डिंग दे दी, पुराना स्टॉक दे दिया, तो वो क्रेडिट किस पे होगा, जितने में हमारी बुक्स में वो ऑलरेडी होगा। हमेशा जाने वाली एसेट बुक से कैरिंग अमाउंट यानी बुक वैल्यू पर ही क्रेडिट होती है, ये दिमाग में फिट कर लें। झगड़ा इसी बात का है, एएस 10 ये बता रहा है, एएस 10 ये नहीं बता रहा कि एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में जाने वाली एसेट किस पे क्रेडिट होगी, एएस 10 ये बता रहा है कि एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में आने वाली एसेट किस पर वैल्यू पर डेबिट होगी। इसके लिए 2 इंपॉर्टेंट शब्द हैं, एक है एफवी फेयर वैल्यू, एक है सीएस कमर्शियल सब्सटेंस। ये 2 बातें समझनी होगी आपको। फेयर वैल्यू आपको पता है, मार्केट वैल्यू को ही फेयर वैल्यू जनरली कहा जाता है, और सीएस यानी कमर्शियल सब्सटेंस क्या होता है, ये एक्सचेंज ट्रांजैक्शन का एक अकाउंटेंट को ये चेक करना है
एग्जाम में भी क्वेश्चन आए तो या तो लिखा हुआ होगा, नहीं तो कोई हिंट दी होगी। तो ये चेक करना है कि ये जो एक्सचेंज हुआ है, ये जो एक्सचेंज हुआ है, ये जो है इसका कमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं है। सर कमर्शियल सब्सटेंस कैसे देखते हैं? बड़ी सिंपल सी बात है यार, मेरी पुरानी मशीनरी खराब थी, मुझे लग रहा था कि यार इसकी यूजफुल लाइफ बची, इसमें अब बची हुई लाइफ में इतना खर्चा करूंगा, इतने पैसे में तो नई मशीन आ जाएगी, ये थोड़ा खर्चा करके नई मशीन आ जाएगी, और पुरानी मशीन से कम प्रोडक्शन होता, नई मशीन से अच्छा प्रोडक्शन होगा, अच्छा प्रोडक्शन होगा तो अच्छी सेल होगी, अच्छी सेल होगी तो कैश फ्लो होगा, कैश फ्लो होगा तो बेनिफिट है। तो यार ये मैंने केवल दिखावे के लिए नहीं किया है कि लोगों को दिखाने के लिए मैं नई मशीन ले आया, कमर्शियली इसका इंपॉर्टेंस है, तो हम बोलेंगे यस इस ट्रांजैक्शन का कमर्शियल सब्सटेंस है। कई बार लोग पुरानी गाड़ी खरीदते हैं, हटाते हैं और नई गाड़ी ऐसे ही लिया है, बोले क्यों लिया? बोले यार ऐसे ही लिया है, बस ऐसे ही, मजा नहीं आ रहा था यार, तो फायदा थोड़ी था कुछ। लेकिन पुरानी गाड़ी इसलिए हटाई कि यार उसकी में डीजल ज्यादा लगने, पेट्रोल ज्यादा लगने लग गया था, एवरेज कम आने लग गया था, नई गाड़ी लेकर आए, फैमिली भी बढ़ गई तो नई गाड़ी बड़ी वाली लेकर आए तो बेनिफिट मिलेगा, बड़ी फैमिली आ जाएगी, ये सारी बातें, इन सब्सटेंस होना चाहिए। तो खैर ये क्वेश्चन देखकर जज हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि एक क्वेश्चन में मेंशन्ड है, नहीं मेंशन्ड है तो हम मान के चलते हैं फिर कमर्शियल सब्सटेंस होगा तभी काम किया है। तो कमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं है और फेयर वैल्यू, तो मैंने 4 केस बना दिए हैं, इन चारों केस को दिमाग में फिट कर लें आप। मॉड्यूल की लैंग्वेज, जो एएस की लैंग्वेज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है, आराम से कमर्शियल सब्सटेंस और फेयर वैल्यू, है ना। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें मान लीजिए एक्सचेंज ट्रांजैक्शन हुआ है, पीपीई के बदले में कुछ, और जाने वाली पीपीई जरूरी नहीं, आने वाली पीपीई होना चाहिए, जाने वाली तो पीपीई भी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी हो सकती है, स्टॉक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी एसेट हो सकती है। चलिए, तो अब जो एक्सचेंज हुआ, एक्सचेंज हुआ, तो एक्सचेंज जो है, मान लीजिए इस क्वेश्चन में आता है इस ट्रांजेक्शन का कमर्शियल सब्सटेंस भी नहीं है और फेयर वैल्यू भी हमें पता नहीं है, सुनिए ध्यान से, या फिर कमर्शियल सब्सटेंस तो नहीं है पर फेयर वैल्यू पता है, ठीक है। फेयर वैल्यू किसकी पता है? या तो दोनों की पता है, आने जाने वाली की, या किसी एक की पता है। और मान लीजिए कमर्शियल सब्सटेंस तो है, कमर्शियल सब्सटेंस तो है ट्रांजैक्शन का, क्वेश्चन में दिया है कि यार नई वाली एसेट ला रहे हैं तो इसका बेनिफिट है बिजनेस को, पुरानी जा रही है, लेकिन फेयर वैल्यू नहीं पता है। मैंने 4 केस लिए भाई, या तो देखो दो बातें, सीएस और एफपी, सीएस और एफपी, कमर्शियल एक्सचेंज ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग एएस 10 के हिसाब से सीएस और एफपी पर बेस्ड है, ये चेक करना पड़ेगा। तो या तो मैंने 4 केस ले लिए, या तो दोनों नहीं पता, लास्ट वाला केस है, या तो जो है, या तो दोनों ही पता है, देखिए आप, यस यस ये केस ले लिया हमने, या तो दोनों ही नहीं पता या दोनों पता, ये पहला वाला केस, या तो दोनों ही नहीं पता और लास्ट वाला दोनों ही पता है, और या फिर एक पता है दूसरा नहीं पता, दूसरा पता है पहला नहीं पता। तो मेरी बात समझिए, अगर एक्सचेंज ट्रांजैक्शन हुआ है और एक्सचेंज ट्रांजैक्शन का कमर्शियल सब्सटेंस भी है और फेयर वैल्यू भी पता है आपको आने जाने वाली एसेट की, सुनिए किसी भी एक की भी पता है या दोनों की पता है, तो ये चौथा वाला केस अलग है, बाकी सब में सेम बात है, ध्यान सुनना। ट्रांजैक्शन का कमर्शियल सब्सटेंस है और आपको फेयर वैल्यू पता नहीं, ट्रांजैक्शन का कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है और आपको फेयर वैल्यूज भी नहीं पता, या कमर्शियल सब्सटेंस है फेयर वैल्यूज नहीं पता, या फेयर वैल्यूज पता है लेकिन कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, इन सभी केसेस में आपकी अकाउंटिंग ध्यान से सुन लें, आने वाली एसेट डेबिट होगी ये भी कंफर्म है, जाने वाली क्रेडिट होगी ये भी कंफर्म है। तो जाने वाली जिस वैल्यू पे क्रेडिट होगी आने वाली उसी वैल्यू पे डेबिट हो जाएगी, जाने वाली जिस वैल्यू पे क्रेडिट होगी। यहां पे फेयर वैल्यू नहीं पता का मतलब यही कि दोनों की नहीं पता, वरना किसी एक की भी पता है तो काम हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। लेकिन जो अकाउंटिंग है उसके लिए, जो डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में भी बताने वाला हूं, उसके लिए कंडीशन ये होना चाहिए कि एक्सचेंज ट्रांजैक्शन का कमर्शियल सब्सटेंस भी है और उसकी फेयर वैल्यूज भी पता है, किसी भी एक की भले ही, है ना। तो अगर ट्रांजैक्शन का कमर्शियल सब्सटेंस भी नहीं है और फेयर वैल्यू भी नहीं पता, या कमर्शियल सब्सटेंस है फेयर वैल्यू नहीं पता, या फेयर वैल्यू पता है कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, तो आने वाली एसेट डेबिट होगी, जाने वाली एसेट क्रेडिट होगी, जाने वाली एसेट हमेशा उसके कैरिंग अमाउंट भी क्रेडिट होगी, और आने वाली एसेट को भी, देखिए यहाँ बीवी बीवी लिखा है, ये बीवी बीवी क्या है, ये बीवी बीवी, तो यहाँ बीवी का मतलब मैंने किससे लिया है बता रहे हैं आप, बुक वैल्यू यानी कैरिंग अमाउंट। तो जाने वाली कैरिंग अमाउंट मान ले, जाने वाली हमारी बुक में 1 लाख की मशीनरी, तो 2 मशीनरी 1 लाख, आने वाली पीपी अकाउंट डेबिट 1 लाख पे हो जाएगा, जो जाने वाले की वैल्यू वही आने वाले की वैल्यू हो जाएगी। लेकिन 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 अगर कमर्शियल सब्सटेंस भी है और फेयर वैल्यू भी पता है, अगर कमर्शियल सब्सटेंस भी है और फेयर वैल्यू भी पता है, चाहे एक की पता हो, तो फिर जाने वाली क्रेडिट तो देखिए बुक वैल्यू पे होगी, क्रेडिट बुक वैल्यू पे होगी, लेकिन आने वाली जो डेबिट होगी ना वो बुक वैल्यू पे नहीं होगी, जाने वाली की वो फेयर वैल्यू पे होगी। अब किसकी फेयर वैल्यू, किसकी फेयर वैल्यू, तो लिखा है एएस में आईओ लिखा है इनकमिंग और आउटगोइंग के लिए, चाहे जाने वाली की फेयर वैल्यू देखेंगे, आने वाली की भी फेयर वैल्यू देखेंगे, विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट,
क्वेश्चन में अगर आने वाली जाने वाली एसेट दोनों की फेयर वैल्यू दे रखी है और लिखा है कि भैया इसकी ज्यादा सही मानी जा रही है, क्लियरली एविडेंट, वो मार्केट के हिसाब से पता चलता है, वो क्वेश्चन में दिया होगा, तो फिर जो जिसकी भी दोनों में से जिसकी भी फेयर वैल्यू आपको ज्यादा सही लगती है, आप क्लियरली एविडेंट है, आपको उसी पर आने वाली पीपी को डेबिट करना है। सर ना अगर ये नहीं दे रखा क्लियरली एविडेंट कौन सी है, तो फिर हमेशा जाने वाली की फेयर वैल्यू को क्लियरली एविडेंट मानना। भाई या तो किसी एक की फेयर वैल्यू दे रखी होगी तो झगड़ा खत्म हो जाएगा, दोनों की दे रखी और ये नहीं बोला क्लियरली एविडेंट किसकी है, तो फिर जो जाने वाली एसेट है आप ये मानना कि इसको हम दे रहे हैं तो इसका मार्केट होगा, इसकी फेयर वैल्यू हमें पता है। और एंट्री क्या होगी, मेरी बात समझ ले, टू जाने वाली एसेट, टू आउटगोइंग एसेट, मान लो 100 रुपए की है, इनकमिंग एसेट अकाउंट डेबिट, जो आने वाली है वो डेबिट, अगर वो 90 पे होगी 110 पे होगी, फेयर वैल्यू जो भी होगी, डिफरेंस या तो कैश में एडजस्ट होगा या पीएनएल में होगा। हाँ भाई, जाने वाली 100 की आने वाली 90 की तो 10 का लॉस हो गया, जाने वाली 100 की आने वाली 120 की तो 20 का प्रॉफिट हो गया, और 20 के प्रॉफिट में से 5 कैश दे दिया, 5 कैश आ गया तो 15 का प्रॉफिट हो गया, जो भी है, जो भी कैश का, दोनों पार्टली भी हो सकता है। खैर, तो खैर कोई ये सब चीजें हम बिल्कुल टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, एग्जाम टाइम में बस इन बातों को दिमाग में फिट करना है कि क्या एक्सचेंज ट्रांजेक्शन AS10 लगेगा, कमर्शियल सब्सटेंस और फेयर वैल्यू दोनों होंगे या नहीं होंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। एंट्री क्या होगी, आने वाली डेबिट, जाने वाली क्रेडिट, जाने वाली क्रेडिट किस पे होगी, कैरिंग अमाउंट पे होगी, और आने वाली डेबिट भी किस पे होगी, कैरिंग अमाउंट पे, पहले 3 केसेस में। लेकिन अगर दोनों ही पता है, CS और FV दोनों पता है, तो फिर जाने वाली क्रेडिट तो कैरिंग अमाउंट पे ही होगी और आने वाली डेबिट फेयर वैल्यू पे होगी। किसकी फेयर वैल्यू पे, दोनों आने जाने वाली की फेयर वैल्यू में से जो भी ज्यादा सही पता है। और नहीं दे रखा कौन सी ज्यादा, एक ही दे रखी तो प्रॉब्लम खत्म है, अगर नहीं दे रखा कौन सी ज्यादा क्लियरली एविडेंट है तो जाने वाली को मान के कर देना, और जो भी डिफरेंस आएगा वह तो पीएनएल में जाएगा या कैश में जाएगा या दोनों में पार्टली एज पर द क्वेश्चन। चलिए, तो ये पूरा रिवाइज करवा दिया मैंने एक्सचेंज ट्रांजैक्शन फटाफट से। अब बात आती है रिवैल्यूएशन था, यस एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 बैलेंस शीट, पीपी बैलेंस शीट में कॉस्ट मॉडल पे भी आ सकती है, इनिशियली तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगी, पीपी बैलेंस शीट में कॉस्ट मॉडल पे भी आ सकती है, और रिवैल्यूड फिगर पे भी आ सकती है। मतलब रिवैल्यूएशन अलाउड है। सर रिवैल्यूएशन हर साल करना है, नो 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 नो, एनुअल भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि भाई बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस हो रहे हैं, वोलेटाइल सिग्निफिकेंट है, तो एनुअल करो। नहीं तो एएस कहता है कि भैया अगर ज्यादा टेंशन नहीं है तो ज्यादा नेतागिरी और चौधरी बना करने की जरूरत नहीं है, 3 से 5 साल में भी आप कर सकते हो, ज्यादा चौधरी बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात और, रिवैल्यूएशन हमेशा आउटसाइडर करता है, ध्यान रखना, एक प्रोफेशनल वैल्यूअर बुलाना पड़ेगा आपको। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पर मैं आपसे करूंगा, और वो बात देखिए क्या है, ध्यान से सुनेंगे, कि क्लास बाय क्लास बेसिस रिवैल्यूएशन जो है वो क्लास बाय क्लास बेसिस पे होगा। सर मतलब लैंड एक क्लास है, लैंड एंड बिल्डिंग एक क्लास है, फर्नीचर एक क्लास है, ऑफिस इक्विपमेंट एक क्लास है, प्लांट एंड मशीनरी एक क्लास है। क्लास बाय क्लास मतलब हाँ, एक लैंड 10 लैंड है बिजनेस में तो 10 लैंड है, अगर एक लैंड का रिवैल्यूएशन हो गया तो फिर बाकी 9 का भी करना ही पड़ेगा। रिवैल्यूएशन किसी इंडिविजुअल पीपीए का नहीं होगा, उस क्लास में जितनी भी पीपीए आ रही है उसका भी होगा। सर क्लास कैसे बनाएंगे, क्लास मैंने बताया ना, नाम, क्लास कैसे बनती है भी देख ले, नेम, ये मैंने लिखा नेम, ये नेम से देखेंगे। लैंड एक नेम है तो एक जितने भी लैंड है सब उसमें आएंगे, लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग है तो वो एक क्लास है। यस अगर मान लीजिए व्हीकल्स एक क्लास है, एयरलाइंस के लिए एयरक्राफ्ट एक क्लास है, तो ऐसे देखना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, नेम ही नहीं पर्पस भी देखना पड़ता है, और दोनों सेम होने चाहिए। एक ही क्लास में आने के लिए उसका हेडिंग भी सेम होना चाहिए और पर्पस भी सेम होना चाहिए। सर मतलब, अरे भाई हमारे बिजनेस में मान लीजिए लैंड है, अब लैंड जो है 10 लैंड है, 4 तो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं और 6 एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं, तो फिर ये अलग है। फिर अगर मैं एक कमर्शियल लैंड का रिवैल्यूएशन कर रहा हूं तो बचे हुए 3 कमर्शियल का ही करना है, वो एग्रीकल्चरल लैंड दूसरे क्लास में आएंगे। केवल नेम सेम होने से सेम क्लास नहीं होती, नेम और पर्पस दोनों सेम होना चाहिए। मेरे बिजनेस में 5 लैंड एंड बिल्डिंग है, ठीक है, 2 जो है रेसिडेंशियल, मतलब 2 जो है सिटी एरिया में, 3 इंडस्ट्रियल एरिया में है, तो 3 इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग है, भाई वहां प्रोडक्शन हो रहा है और सिटी एरिया में मेरे ऑफिस हैं। तो अगर मैंने इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन हुआ तो मुझे बची हुई 2 इंडस्ट्रियल का ही करना पड़ेगा, सिटी वाली का करना जरूरी नहीं है। तो पहली बात, इंडिविजुअल पीपी का रिवैल्यूएशन नहीं होगा। दूसरी बात, वो क्लास वाइज होगा, मतलब पूरे ग्रुप का रिवैल्यूएशन होगा। मुद्दा एक ग्रुप में आएगा क्या, तो ऐसी एसेट्स एक ग्रुप में आती है जिनका नाम भी सेम हो, हेडिंग भी, और उनका पर्पस भी सेम हो, तो रिवैल्यूएशन होगा, क्लास बाय क्लास होगा, एनुअल होगा, 3 से 5 साल में होगा, ठीक है। और यहां पर देखिए, तो रिवैल्यूएशन के लिए अब यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, रिवैल्यूएशन की अकाउंटिंग सीख लेंगे फटाफट से हम लोग। देखिए, पहली बार किसी भी एसेट का पहली बार अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ, असेट अकाउंट डेबिट,
टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। ये रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है, ये जो है रिवैल्यूएशन रिजर्व बैलेंस शीट में इक्विटी का पार्ट होगा डेफिनेटली। आपको एक बात बता दूं, कंपनी का आजकल जो इन डेज के हिसाब से पीएनएल बनता है, उस पीएनएल में ही एक सेपरेट कॉलम होता है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का। तो वैसे तो रिवैल्यूएशन रिजर्व सीधे बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा, लेकिन पीएनएल के उस सेक्शन में इसको शो करते हैं ओसीआई में, और ये फाइनल के लिए ज्यादा रेलेवेंट है, और उसके बाद इसको अल्टीमेटली इसको जाना रिजर्व एंड सरप्लस में ही है। तो असेट अकाउंट डेबिट फर्स्ट टाइम जब भी कोई रिवैल्यूएशन होता है अपवर्ड, तो वो रिवैल्यूएशन रिजर्व बैलेंस जो है रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट होता है। और पहली बार ही किसी असेट का डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ तो एंट्री होगी पीएनएल टू असेट, तो वो असेट कम हो जाएगी और प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा वो लॉस। अब एक बार ध्यान सुने, पहले किसी असेट का अपवर्ड हुआ था, बाद में अब कभी डाउनवर्ड हो रहा है, अभी भी अपवर्ड होगा तो वही प्रिंसिपल लग जाएगा, लेकिन अब डाउनवर्ड हो रहा है, तो अब डाउनवर्ड हो रहा है तो अब ये देखना पड़ेगा कि भाई रिवैल्यूएशन रिजर्व में कितना बैलेंस पड़ा है, ठीक है ना। और डाउनवर्ड मान लीजिए 100 रुपए का रिवैल्यूएशन रिजर्व था, अभी कोई डेप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट नहीं हुआ, वरना आपको तो ये तो पता ही होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन वैसे तो पीएनएल में जाता है, पर असेट अगर रिवैल्यूड हुई, अपवर्ड वैल्यू हुई, तो उसकी वैल्यू बढ़ने से जो डेप्रिसिएशन बढ़ता है वो पीएनएल में जाके रिवैल्यूएशन वाले प्रॉफिट से ही सेट ऑफ होता है। खैर, तो हमने 100 रुपए का अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया, अब 120 का डाउनवर्ड हो रहा है, तो लॉस पीएनएल में नहीं जाएगा। पहली बार 120 का डाउनवर्ड होता तो लॉस पीएनएल में ही जाता, लेकिन अब दूसरी अब सब्सिक्वेंटली डाउनवर्ड हो रहा है, तो पहले 100 रुपए तो रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट करेंगे, डेबिट करेंगे, और फिर पीएनएल जो है पीएनएल डेबिट करेंगे बचे हुए से, ठीक है। वैसे पहली बार किसी का पीएनएल में डेबिट हो गया, मान लीजिए 100 रुपए का ऐसे डाउनवर्ड रिवैल्यू हुई थी पीएनएल टू असेट, अब उसका अपवर्ड हो रहा है 120 से हो रहा है, तो पहले जितना पीएनएल में डेबिट हुआ था पहले पीएनएल में क्रेडिट होगा, उसके बाद रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट होगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, ये रिवैल्यूएशन का हो गया, पहली बार अपवर्ड है रिवैल्यूएशन रिजर्व, पहली बार डाउनवर्ड है पीएनएल में जाएगा लॉस, ठीक है। और अगर पहले अपवर्ड था फिर डाउनवर्ड है, तो पहले जो डाउनवर्ड है वो लॉस है, तो पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व जितना बैलेंस है उतना सेट ऑफ होगा, बचा हुआ पीएनएल में जाएगा। और पहले डाउनवर्ड था अब अपवर्ड हो रहा है, तो अब प्रॉफिट पूरा पीएनएल जितना पहले लॉस पीएनएल में गया था पीएनएल में क्रेडिट करेंगे, फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व बनाएंगे। बड़ी सिंपल सी बात है। अब आगे अब जो बात मैं बोलने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सवाल जरूर करना है आपको, ठीक है। और आपको अगर इसके सवाल को लेकर कोई डाउट आता है मान लीजिए, तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको वो डाउट के उस सेपरेट डाउट पे एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा। चलिए, तो 2 अप्रोचेस है ये प्रेजेंटेशन की सर, मतलब बैलेंस शीट में असेट जो है वो कॉस्ट मॉडल पे आएगी, मतलब कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इंपेयरमेंट, लेकिन रिवैल्यूएशन हुआ है तो वो रिवैल्यूड फिगर पे आएगी, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था। अब रिवैल्यूड फिगर को कैसे प्रेजेंट करेंगे, रिवैल्यूएशन वाले सवाल को कैसे बैलेंस शीट में रिवैल्यूएशन का प्रेजेंटेशन कैसे होगा, इसके लिए 2 अप्रोच है, डेप्रिसिएशन एलिमिनेशन अप्रोच और रीस्टेटमेंट अप्रोच। ओ माय गॉड सर, ये क्या खतरनाक बात हो रही है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं भैया, यहां पर थोड़ा सा एग्जांपल मुझे बताना पड़ेगा कि 1 लाख असेट की कॉस्ट है और उस पर अभी तक मान लीजिए 55,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन लग चुका है। ये असेट अकाउंट में है, ये अलग अकाउंट है असेट का, और ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अलग अकाउंट क्रेडिट बैलेंस चल रहा है। ये असेट में डेबिट है, ये पीएफडी का क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। तो असेट की वैल्यू वैसे 45,000 है, वैसे 45,000 है। अब 45 इसकी नेट कैरिंग अमाउंट है आज की तारीख में, और ये मान लीजिए 65 की हो गई, तो इसमें अपवर्ड रिवैल्यूएशन कितना आया, 20,000 का आया। 45 से 65 हुई ना, तो 20,000 का आया। तो 2 अप्रोच है, पहली अप्रोच क्या है, डेप्रिसिएशन एलिमिनेशन, मतलब मैं एंट्री पास करूंगा, पीएफडी अकाउंट डेबिट खत्म कर दूंगा, डेप्रिसिएशन वाले अकाउंट को एलिमिनेट कर दूंगा टू असेट, तो ये असेट में से लेस हो गया, यहां से लेस होके यहां से अकाउंट जीरो हो गया, पीएफडी का अकाउंट, पीएफडी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, क्रेडिट बैलेंस होता है, खत्म करेंगे डेबिट टू असेट। अब ये असेट 45 की आ गई, और अब फिर सिंपल सी एंट्री हो जाएगी, इसको 65 बनाना है, तो असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट, ये ऐसे, ये डेप्रिसिएशन एलिमिनेशन अप्रोच है। इसमें बैलेंस शीट में एसेट 65 पे आ गई, हमने डेप्रिसिएशन को हटा ही दिया, पहले 1 लाख अलग अकाउंट में था, 55 अलग अकाउंट में था, पहले 55 का अकाउंट बंद करा, डेप्रिसिएशन अकाउंट को एलिमिनेट करके 45 पे नेट बुक वैल्यू पे ले आए, और उसके बाद हमने 20,000 पे बढ़ा के बैलेंस शीट में एसेट सीधे 65 पे आ गई। अब दूसरी अप्रोच है रीस्टेटमेंट अप्रोच, मतलब ये कि सर मतलब क्या, तो ये असेट अकाउंट है, ये कॉस्ट पे है, ये असेट का अकाउंट है, ये पीएफडी का अकाउंट है, और ये इसका असेट का डेबिट बैलेंस होता है, पीएफडी का क्रेडिट बैलेंस है, ये 55,000 है, ये अकाउंट वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब ध्यान दें, असेट की वैल्यू 1 लाख है, उस पर डेप्रिसिएशन 55 लग चुका है, तो वैसे उसकी वैल्यू हमें पता है 45 है, और 45 से कितनी हो गई, 65 हो गई, 45 से 65 हो गई, यानी 20 बढ़ गई, यानी 45 पे 20 बढ़ गई, तो 20 डिवाइडेड बाय
ये आ गया 40 इंटू 100 कर दिया मैंने, 44.44% बढ़ गई। मेरी बात को समझें, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। इसमें एसेट का अकाउंट अलग चल रहा है, पीएफडी का अकाउंट अलग चल रहा है। एग्जांपल करिएगा, नहीं आएगा तो सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं। चलिए, तो एसेट की वैल्यू 45, बुक वैल्यू 45 है, 45 पे तो 20 बढ़ रहा है, तो 65 हो रहा है, तो इसका हमने परसेंटेज निकाल लिया। तो अब हम इस पे वैल्यू बढ़ाएंगे 44.44% से। तो डायरेक्ट नेट 45 पे 20 बढ़ाने के बजाय हम 1 लाख पे भी बढ़ा देंगे और इसका उत्तर डेप्रिसिएशन भी बढ़ा देंगे। तो एंट्री पास करेंगे, असेट अकाउंट डेबिट, असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट। ठीक है, तो असेट की वैल्यू 44.44%, यानी 1 लाख पे 44.44% बढ़ाया, तो ये असेट बुक्स में हो जाएगी 144,444 की। और इसी तरीके से 55,000 रुपीज का 44.44% जो आएगा वो 24,444 आएगा। तो डेप्रिसिएशन बढ़ के 74, मतलब हमने डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट नहीं किया, हमने क्या एंट्री की मैं बता रहा हूं, असेट अकाउंट डेबिट 44,444। ये कहां से आया, 1 लाख पे हमने नेट 45,000 पे 44.44%, 20,000 आ रहा है, वो नहीं बढ़ा रहे हैं, परसेंटेज निकाल लिया हमने। 45 पे 20, 45 पे 20 बढ़ेगा तो 65 होगा, तो परसेंटेज निकाल लिया। अब इस परसेंटेज को दोनों पे अलग अलग लगा देंगे। तो असेट अकाउंट डेबिट 44,444, पीएफडी क्रेडिट टू पीएफडी, पीएफडी भी बढ़ गया 24,444, ये इसका परसेंटेज है। ठीक है, और जो डिफरेंस है वो रिवैल्यूएशन में तो 20 जाएगा, आप देख लें। असेट डेबिट 44,444 टू पीएफडी उत्ते से बढ़ाया 24,444, तो अल्टीमेटली टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट 20,000 ही आएगा। और बैलेंस शीट में असेट साइड में कॉस्ट आएगी 144,444 और लायबिलिटी में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आएगा 74,444। ठीक है, तो ये नेट इफेक्ट इसका आप देखेंगे तो 65 ही आएगा। ठीक है, 79,444। ठीक है, ये हो गया। चलिए, नेट, इसका नेट निकाल के देखिए 65 ही आ रहा है। तो इसको हमने क्या कहा, पहली अप्रोच को हमने क्या कहा, देखिए डेप्रीसिएशन एलिमिनेशन अप्रोच, और दूसरी को हमने कहा रीस्टेटमेंट अप्रोच। बैलेंस शीट में ये दोनों तरीके से शो हो सकता है रिवैल्यूएशन के केस में। चलिए, तो रिवैल्यूएशन भी हो गया, अब आगे बढ़ जाते हैं, डेप्रीसिएशन की बात कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जरा ध्यान से सुनेंगे आप, डेप्रीसिएशन की बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। डेप्रीसिएशन, हाँ, टोटल और कंपोनेंट वाइज, एक पीपी है उस पर टोटल लग जाएगा, लेकिन कई बार पीपी जो होता है वो 4 कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई है, 4 कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई है, ध्यान दीजिएगा, है ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो उसमें अगर मान लीजिए पार्ट 1 और पार्ट 2 की लाइफ 10 ईयर है, पार्ट 3 की 6 ईयर है, पार्ट 4 की 8 ईयर है, तो यूजफुल लाइफ अगर सबकी अलग अलग है तो फिर पार्ट वाइज कंपोनेंट वाइज डेप्रिसिएशन लगेगा। तो AS10 कंपोनेंट वाइज डेप्रिसिएशन अलाउ करता है, AS10 कंपोनेंट वाइज डेप्रिसिएशन भी अलाउ करता है। डेप्रिसिएशन किस पे बेस्ड होगा, असेट की बुक वैल्यू जो कॉस्ट है उस पर, फिर यूजफुल लाइफ पर, फिर रेसिडुअल वैल्यू देखना पड़ेगी उसकी आपको, है ना। डेप्रिसिएशन लगेगा कब से, परचेज की डेट से नहीं लगता, जिस दिन वो असेट अवेलेबल फॉर यूज हुई है, रेडी फॉर यूज हुई है, वहां से लगेगा डेप्रिसिएशन। जनवरी में खरीद ली थी, इंस्टॉल मार्च में करवाई, तो मार्च से डेप्रिसिएशन लगेगा। और किससे लगेगा, हमेशा एसएलएम से ही लगेगा, हमेशा एसएलएम से लगेगा। कब, जब इवन यूज है, जब आपको लगता है कि एसेट हर साल बराबर यूज होगी तो एसएलएम बोलते हैं उसे, और नहीं तो फिर तो अगर इवन यूज नहीं है तो या तो WDV मेथड होगी या बेस्ड ऑन FEB, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। मान लो कि असेट जो अगले 5 साल की लाइफ है, 5 साल जो बेनिफिट देगी वो 5-4-3-2-1 या 5:6:9 में देगी, जो भी रेशो है, तो फिर उस रेशो में डेप्रिसिएशन लग जाएगा। और AS10 के आने के बाद लैंड भी डेप्रिशिएबल असेट हो चुका है। अगर आपके बिजनेस में लैंड की लाइफ लिमिटेड लाइफ है, आजकल होता है लैंड की लाइफ तो इंडेफिनेट होती है, इसीलिए उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, ठीक है ना। लेकिन लैंड अगर आपके बिजनेस में आपने 10 साल के लिए लैंड आपको यूज के लिए मिला है, तो आप उसे 10 साल में डेप्रिशिएट करेंगे। और उसके बाद ध्यान रखें, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ही आएगा हमेशा। आपकी जो भी चेंज होता है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, असेट की बुक वैल्यू चेंज हो गई, या यूजफुल लाइफ चेंज हो गई, या स्क्रैप वैल्यू चेंज हो गई किसी डेट पर, तो डेप्रिसिएशन चेंज होगा। तो पास्ट ईयर में कभी भी कुछ भी इफेक्ट नहीं डालना है, जो भी इंपैक्ट डालना है, जो पिछला गया डेप्रिसिएशन छोड़ो, अब आगे से उसका डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगा, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है वो। क्लियर है। और ये भी ध्यान रखें, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट लिखा है मैंने, एंड DCAR, ये वही है, डीकमीशनिंग एंड रिस्टोरेशन। यस, अगर मेरी डीकमीशनिंग, वही मैंने जो शुरू में एंट्री बताई थी, एसेट अकाउंट डेबिट 1 लाख, 1,02,000 टू बैंक, 1 लाख शुरू में बताई थी टू, और 2,000 वो प्रेजेंट वैल्यू थी डीकमीशनिंग लाइबिलिटी की।
मुझे डीकमीशनिंग क्या होता है, यूजफुल लाइफ पे आपको लगता है कि इस एसेट पे खर्चा होने की संभावना है, तो फिर आपको उसकी प्रेजेंट आज ही मालूम है तो आज ही उसकी प्रेजेंट वैल्यू पे आपको उसको रिकॉर्ड करना है। मैं फिर कहूंगा डीकमीशनिंग पे इसी चैनल में मेरा सेपरेट वीडियो है, वो देख लें, उससे और क्लैरिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो फिर अगर डीकमीशनिंग लायबिलिटी है भाई, जैसे असेट की बुक वैल्यू चेंज हो गई, रिवैल्यूएशन से चेंज हो जाएगी तो डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगा, यूजफुल लाइफ चेंज हो गई तो डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगा, स्क्रैप वैल्यू चेंज हो गई तो डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगा आने वाले सालों में। वैसे ही डीकमीशनिंग लायबिलिटी अगर चेंज होती है तो असेट की कॉस्ट बट चेंज हो जाएगी, तो अल्टीमेटली डेप्रिसिएशन पे इफेक्ट आएगा। तो फिर उसके लिए भी जो प्रोविजन है वो यही कहता है कि अगर देखिए सीधी बात है, अगर लायबिलिटी बढ़ेगी तो असेट की कॉस्ट बढ़ेगी, असेट अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी कम होगी तो असेट की कॉस्ट भी कम होगी। ये डीकमीशनिंग वाला पॉइंट जरा एक बार समझें आप बात को, कि हमने असेट खरीदी, मान लीजिए असेट अकाउंट डेबिट 1 लाख, सुनना ध्यान से, टू बैंक 1 लाख, इसको समझें 1 मिनट के लिए। अब यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, मुझे लगता है कि आज से 10 साल बाद ये जो असेट है इसकी वैल्यू जो है, इसको डी इंस्टॉल करने में और नई असेट को इसको रीस्टोर, साइट को रीस्टोर करने के लिए हमें 5,000 का खर्चा लगने की संभावना है। तो आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली 2,000 आई, तो एसेट आगे एसेट अकाउंट डेबिट 1,02,000 टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग एंड रीस्टोरेशन 2,000 ये। और अब इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, मैं बार बार कह रहा हूं, इसका सेपरेट वीडियो बना हुआ है। इसकी अकाउंटिंग DCAR हर बार, अब 2,000 है, हर साल इस पे इंटरेस्ट आएगा, तभी तो 2 से 5 होगा, प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू पे जाएगी, तो एंट्री होगी हर साल, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू PVDCAR, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर DCAR, ऐसे बढ़ते बढ़ते 5,000 होगा। और 10वें साल में जब ये 5,000 हो जाएगा और हमें पे करना पड़ेगा, तो प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग एंड रिस्टोरेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक है ना, वो पेमेंट हो जाएगा। लेकिन मेरा केस वो नहीं है, अभी ये 2,000 से बढ़ते बढ़ते 5,000 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको बीच में किसी भी डेट पर या लास्ट डेट पर भी लगता है कि नहीं यार एक्चुअल लायबिलिटी 5,000 नहीं है, 4,000 है, 5,000 नहीं है, 6,000 है, कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपकी कोई भी चेंज आएगा तो उसका इफेक्ट प्रोस्पेक्टिव ही आपको देना है। ये DCAR की भी अगर लायबिलिटी बढ़ेगी तो असेट की कॉस्ट बढ़ेगी, लायबिलिटी कम होगी तो असेट की कॉस्ट कम होगी। असेट भाई मान लीजिए असेट आपकी बुक्स में 3 साल के बाद, 4 साल के बाद मान लो उसकी वैल्यू 100 रुपए बचती है, और DCAR की लायबिलिटी कम आप 110 से करेंगे तो ऐसा मैक्सिमम तो जितनी बुक्स में असेट है उतने ही वो कम होगी, ठीक है ना। तो खैर अभी ये वाले पॉइंट पर हम बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लगता है, खासतौर पे मैं बता दूं आपको, कि अगर ये जो DCAR, मैं फिर इस बात को कर रहा हूं, हम पढ़ के आ रहे हैं, ध्यान से समझें, कि अगर जो है आपने असेट को रिकॉर्ड किया है और कॉस्ट पे और प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग एंड रिस्टोरेशन को भी रिकॉर्ड किया है, तो अब असेट की कॉस्ट में, यूजफुल लाइफ में, स्क्रैप वैल्यू में कोई भी चेंज आता है तो ये आप जानते हैं कि डेप्रिसिएशन चेंज होगा और उसका इफेक्ट आगे डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगा। लेकिन DCAR में भी अगर चेंज होगा ना तो भी उसका इफेक्ट उस पे आएगा, डेप्रिसिएशन पे और असेट पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस DCAR के चेंज का सवाल अगर हमें बनाना है तो उसके लिए मुझे सेपरेट वीडियो ही बनाना पड़ेगा, यहां हम उसको शॉर्ट में डिस्कस नहीं कर सकते फिर। खैर, और इंपेयरमेंट वैसे ही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब और आखिरी की कुछ बातें कर लेते हैं, ध्यान दीजिए। हाँ, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ रही है, रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट। अरे असेट है उसके, मैंने कहा ना 4 पार्ट से मिलकर बनी है, तो या तो पूरी एसेट ही रिप्लेस हो रही हो, रिप्लेसमेंट का मतलब है पुरानी वाली जाएगी और नई वाली आएगी। हाँ, तो और ये भी हो सकता है कि भाई पार्ट ABCD में से सी को पार्ट को रिप्लेस कर रहे हो और सी वाला पुराना जाएगा और नया पार्ट सी वाला लेके वो एसेट वही कंटिन्यू रहेगी, तो रिप्लेसमेंट है। तो रिप्लेसमेंट की अकाउंटिंग को लेकर मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। आपकी बुक्स में जो भी एसेट है उसकी बुक वैल्यू होगी, जो भी पार्ट आप रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है, उसकी बुक वैल्यू को माइनस करना है आपको, वो उस दिन जितने का है बुक्स में कैरिंग अमाउंट वो माइनस करना है, और आने वाली जो असेट है, जो पार्ट है रिप्लेसमेंट करके नया पार्ट लग रहा है, वो कॉस्ट पे जुड़ेगा। तो अल्टीमेटली मान लीजिए असेट है, PPE है, वो 100 रुपए की है, उसका एक पार्ट रिप्लेस हो रहा है, उसकी बुक वैल्यू 10 रुपए है, -10 तो 90 की रह गई, और नया वाला वो महंगा आएगा, नया वाला 40 रुपए का आया, +40 130। तो वो इस तरीके से पुराने वाले की बुक वैल्यू माइनस कर देंगे और नए वाले की जो कॉस्ट होगी वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें ध्यान रखना कि कई बार क्या होता है कि जो पुराना वाला पार्ट है उसकी अलग से बुक वैल्यू पता नहीं है। भाई पुराना वाला जो पार्ट है जिस वक्त खरीदा होगा वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड हुआ होगा,
भाई इसको ऐसे समझिएगा जरा ध्यान से कि मान लीजिए पूरी मशीन जो थी वो 100 रुपए की थी, उसमें एक पार्ट 50 रुपए का था। सुनना ध्यान से, इस पे मान लीजिए 20 रुपए का डेप्रिसिएशन लगा है, ये इसी का पार्ट है, तो इसमें 10 का डेप्रिसिएशन लगा है। तो अब ये टोटल वैल्यू बची 80 की, और जो पार्ट में जिसकी एक बात कर रहा हूं मान लीजिए वो 40 रुपीज का है। अब अगर ये रिप्लेस हो रहा है, ये वाला पार्ट रिप्लेस हो रहा है, तो ये पुराना पार्ट जो है क्रेडिट टू पीपी 40 रुपए से, भाई इसकी वैल्यू आज कितनी है 80 में से 40 चला जाएगा, दिख रहा है, और नया वाला पार्ट मान लो 60 का आया तो ये जुड़ जाएगा। ठीक है, नया वाले पार्ट की इसकी जगह पे जो नया पार्ट आया है वो 60 का है तो जुड़ जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इसकी अलग से वैल्यू नहीं पता आपको इसकी अलग से वैल्यू नहीं पता, आपको मुझे पता है टोटल है 100 की थी, 20 का डेप्रिसिएशन लग गया, 80 वैल्यू है, और कोई नया पार्ट आ रहा है वो 60 है, वो जुड़ेगा कंफर्म है। अब जो नया पुराना पार्ट गया वो कितना है वो नहीं दे रखा है, ऐसा क्वेश्चन भी है, तो कुछ भी नहीं करना है, जो पुराना पार्ट गया है वैसे ही नया पार्ट आया है, वो वैसे ही पार्ट 60 में आज आया है। तो आज से मान लो 3 साल पहले की बात है, तो आज 60 में नया पार्ट आ रहा है, तो उस दिन ये पार्ट कितने में आया होगा, ठीक है ना। आज यही वाला नया पार्ट 60 में आ रहा है, तो आज मान लो 3 साल हो गए, तो आज से 3 साल पहले भी तो ये खरीदा होगा, पुराना जो पुराना जा रहा है वही तो खरीदा होगा, तो उसकी हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब जाके हमें ये पता चलेगा कि उस 100 रुपए में से, उस 100 रुपए की टोटल एसेट में से वो पार्ट की कॉस्ट कितनी थी, फिर उस पर कितना डेप्रिसिएशन लगा होगा, और उसकी फिर आज बुक वैल्यू कितनी है। कहने का मतलब ये है, ध्यान से सुन लें, कि जब भी रिप्लेसमेंट का सवाल आएगा, तो रिप्लेसमेंट जो है उसके लिए नई वाली एसेट, नया वाला जो पार्ट आएगा उसकी तो कॉस्ट जुड़ जाएगी, लेकिन जो जा रहा है पार्ट उसकी बुक वैल्यू कैरिंग अमाउंट आफ्टर डेप्रिसिएशन माइनस करना है। तो अगर उसकी ओरिजिनल, उस पार्ट की ओरिजिनल कॉस्ट पता होगी तो डेप्रिसिएशन लगा के उसकी बुक वैल्यू आ जाएगी, लेकिन अगर उस पार्ट की ओरिजिनल कॉस्ट ही पता नहीं होगी, तो आज जो नया पार्ट आ रहा है उसकी कॉस्ट पता है ना, उसकी प्रेजेंट वैल्यू हमें उसकी पास्ट वैल्यू हमें डिस्काउंटिंग करके निकालनी पड़ेगी, तो पता चलेगा कि आज से 3 साल पहले ये पार्ट कितने का था, और फिर उसमें 3 साल का जो भी पीरियड देगा उसका डेप्रिसिएशन लगा के उसकी बुक वैल्यू आएगी। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूं है क्लासेस में भी करवाया जाता है, इसको आप पढ़ के करेंगे। चलिए, और अब हम आगे बढ़ते हैं। असेट बुक्स से आने को कहते हैं रिकॉग्निशन, तो जाने को कहेंगे डी रिकॉग्निशन। आने को रिकॉग्निशन, जाने को क्या कहेंगे, डी रिकॉग्निशन। तो डी रिकॉग्निशन, आने वाली एसेट आती है तो डेबिट, जाएगी तो क्रेडिट, तो डी रिकॉग्निशन मतलब क्रेडिट। तो कब क्रेडिट होगी, आप असेट को सेल कर देंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट, असेट को डोनेट कर देंगे तो डोनेशन अकाउंट डेबिट टू असेट, और या आपने लीज पर दे दिया, फाइनेंस लीज पे दे दिया तो असेट चली गई, और फाइनेंस लीज में लेसी से पैसे लेना है तो लीज रिसीवेबल एस 19 लग जाएगा। तो डी रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पीपी को बुक से क्रेडिट कर देना। ठीक है, एक बात ध्यान रखें, लीज पर दिए, फाइनेंस लीज पर तो ओनर लेसी हो जाता है ना, ऑपरेटिंग लीज पर दिए तो असेट आपकी है, वो आपको किराए की इनकम होगी, डी रिकॉग्नाइज नहीं होगी। फाइनेंस लीज पर दे दिए तो लेसी ओनर हो गया, तो आपके पास से एसेट चली गई, एस 19 से अकाउंटिंग होगी। और इसके अलावा असेट को बेचने पर होने पर वाला या डोनेशन दिया, डोनेशन तो फ्री में ही चला गया, ठीक है ना, पूरा ही खर्चा है, तो असेट को बेचने पर होने वाला प्रॉफिट या लॉस पीएनएल में जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट 100 रुपए, मान लीजिए टू असेट 90 है तो 10 का प्रॉफिट, और असेट 120 की है तो 20 का लॉस। और अगर असेट 100 की हो या 120 की डोनेशन में दे दी तो डोनेशन अकाउंट डेबिट टू असेट, है ना, डोनेशन पूरा ही लॉस है, पीएनएल मतलब लॉस मतलब पीएनएल में चला जाएगा। अल्टीमेटली ये हो गया। असेट को बेच देना, दैट इज कॉल्ड डिस्पोजल। और असेट को यहां पर हम बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ पीपी। एक और वर्ड आया रिटायरमेंट। रिटायरमेंट का मतलब होता है हेल्ड फॉर डिस्पोजल, अभी बेचा नहीं है पर उसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो चुकी है। यूजफुल लाइफ मान लो 100 रुपए की कॉस्ट थी, 90 रुपए का डेप्रिसिएशन लग गया, आज बुक्स में वो 10 रुपए पर है, यूजफुल लाइफ खत्म, बेचा नहीं है। 10 की 9 में बेचते, 11 में बेचते, प्रॉफिट लॉस होता, असेट डी रिकॉग्नाइज हो जाती, बेचा नहीं है। तो फिर एस कहता है जिन असेट्स को आपने बेचा नहीं है उसको आप, उसका जो कैरिंग अमाउंट है, जैसे कि 10 रुपए मैंने लिया, और एनआरवी मान लो, एनआरवी 10 तो हमारी बुक्स में है, हो सकता है वो आज 11 में बिक जाए, हो सकता है वो 9 में बिक जाए, तो 11 में बिक जाएगी तो फ्यूचर प्रॉफिट को कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन 9 में बिकने वाली है तो उसको 9 पे लेकर आएंगे और फ्यूचर लॉस को रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर कोई भी पीपी जिसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो गई है, वो हेल्ड फॉर डिस्पोजल है, उसे भी बेचा नहीं है, वो रिटायर हुई है, तो उसकी कैरिंग अमाउंट जो भी बुक्स में है वो देखेंगे और उसकी एनआरवी चेक करेंगे, विच एवर इज लोअर, जो कम होगी उस पर रिकॉर्ड करेंगे, मतलब फ्यूचर में होने वाले लॉस को रिकॉर्ड किया जाएगा।
तो देखिए ये सारी चीजें यहाँ पे कंप्लीट हो गई। बस लास्ट कुछ बातें, स्पेशल केसेस हैं। आपने अगर पीपी उधार में खरीदी तो नॉर्मल क्रेडिट पीरियड में कोई दिक्कत नहीं, पर किस्तों में इंस्टॉलमेंट में खरीदी, इंस्टॉलमेंट में खरीदी तो मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की आपने पीपी खरीदते 80 में आती, पर अब आपने बोला कि भाई मुझे किस्तें चाहिए, तो सामने वाले ने बोला 1 लाख रुपए दूंगा, 33,333 की 3 किस्तें, तो फिर इसमें ब्याज भी शामिल है। तो आपको जो वैल्यू दे रखी है उसमें से ब्याज को अलग करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पीएनएल में जाएगा, और इंटरेस्ट पीएनएल में जाएगा, और उसके अलावा जो है जो बचा हुआ अमाउंट है वो एसेट की कॉस्ट में जुड़ेगा और उस पर डेप्रिसिएशन आएगा। डेफर्ड पेमेंट बोलते हैं, यानी किस्तों में। कंसोलिडेट प्राइस पे खरीदा, दिवाली ऑफर आया, मेगा ऑफर आया कि भाई 1 लाख रुपए में फ्रिज भी ले लो, टीवी भी ले लो, ये भी ले लो, वॉशिंग मशीन भी ले लो, 1 लाख रुपए में 4 मशीनरी ले आए, तो फिर आपको उसको प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? फेयर वैल्यू पे करूंगा भाई। 1 लाख रुपए मान लो 4 एसेट आई, और मार्केट में चारों की वैल्यू देखिए, एक की 40 है, एक की 30 है, एक की 20 है, ठीक है। मान लीजिए फेयर वैल्यू, मान लीजिए, सुनिए ध्यान से, मान लीजिए ऑफर आया कि 4 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है और आपको मिल रहे हैं मान लो 60,000 रुपए में। फिर उन चारों की मार्केट वैल्यू देखी तो किसी की 40 है, किसी की 30 है, किसी की 20 है, किसी की 10 है, तो 40, 30, 20, 10, 1 लाख, 4:3:2:1। तो आपको 60,000 में मिला तो वो भी 4:3:1 में बांट देना, प्रोपोर्शनेट बांट देंगे। गवर्नमेंट ग्रांट मिली और उससे आपने पीपी ली तो AS12 लग जाएगा। अगर अमलगमेशन हुआ आपकी कंपनी का, किसी के साथ बिजनेस एक्वायर हुआ, तो फिर जो पीपी आती है उसकी अकाउंटिंग AS14 से होती है। एसेट को वेंडर कंपनी की बुक्स, परचेजिंग की बुक्स में वो एसेट डेबिट होगी, पीपी AS14 लग जाएगा। अगर आपने पीपी फाइनेंस लीज पर लिए तो AS19 के हिसाब से अकाउंटिंग हो जाएगी। और अल्टीमेटली डिस्क्लोजर क्या होगा? पीपी से रिलेटेड जितने भी रेवेन्यू आइटम है, डेप्रिसिएशन है और इंपेयरमेंट है, वो सब पीएनएल में जाएंगे डेफिनेटली। पीपी बुक्स में, बैलेंस शीट में, एसेट्स में आएंगी। ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज माइनस सेल, क्लोजिंग बैलेंस लेस डेप्रिसिएशन लेस इंपेयरमेंट बैलेंस शीट में। नोट्स टू अकाउंट्स में और एक्सप्लेनेटरी नोट्स में जो भी डिटेल डिस्क्लोजर करना है वो आप कर सकते हैं। तो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आप एक बार जनरली स्टडी मटेरियल से पढ़ लेंगे, थ्योरेटिकल पॉइंट है, बेसिक। वैसे भी पढ़ने की जरूरत नहीं, हमें मालूम है कि क्या क्या जितना भी हमने पढ़ा, आप तो ऐसे समझें जितनी भी चीजें हमने पढ़ी, रिटायरमेंट है, डी रिकॉग्निशन है, सेल है, डोनेशन है, भाई डोनेशन है तो डोनेशन अकाउंट डेबिट, तो डोनेशन पीएनएल में जाएगा, एसेट की वैल्यू खत्म हो जाएगी बैलेंस शीट से। हाँ, और रिवैल्यूएशन हुआ है तो रिवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंस शीट में आएगा। रिवैल्यूएशन होने से एसेट की वैल्यू कम ज्यादा होगी, वो बैलेंस शीट में इफेक्ट डालेगी। अगर फर्स्ट टाइम डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है तो पीएनएल में गया तो वो लॉस आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो बस दिस इज द, ये पूरा का पूरा हमने समराइज वे में मैंने आपको सारे पॉइंट यहां पर बता दिए हैं। और मैं फिर कहूंगा कि डेप्रिसिएशन का इफेक्ट अगर असेट की कॉस्ट में, स्क्रैप वैल्यू में या किसी भी चीज में, पीपी की वैल्यू में, यूजफुल लाइफ में चेंज आता है तो जो पिछला डेप्रिसिएशन लग गया वो लग गया, आने वाला डेप्रिसिएशन चेंज होता है। और इसी तरीके से प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग एंड रिस्टोरेशन की जो लाइबिलिटी है उसको भी जब रिकॉर्ड करते हैं शुरू में, तो मैंने कहा था असेट डेबिट होगी, जैसे कि असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, मैंने बताया था टू बैंक 1 लाख और टू PFDCAR। तो इसकी ये लाइबिलिटी भी चेंज हो सकती है, अनुमान है, तो हमें 5,000 की वैल्यू अनुमान थी, उसकी प्रेजेंट वैल्यू 2,000 थी, ये भी चेंज हो सकती है। तो इसके चेंज पर भी डेफिनेटली आगे डेप्रिसिएशन चेंज होगा, एसेट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसके चेंज पर अगर आपको लगता है कोई सेपरेट सवाल मुझे बना देना चाहिए तो आप मुझे मैसेज करेंगे, तो मैं इसका इसी पॉइंट पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए, हमने पूरा AS10 यहाँ पे रिवाइज कर लिया है। और जो है अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे और उसके बाद स्टडी मैट के क्वेश्चन करते हैं तो डेफिनेटली मैक्सिमम क्वेश्चन, इनफैक्ट सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। तो आई एक्सपेक्ट, मैंने इस वीडियो में ये कोशिश की है कि कोई एग्जाम क्वेश्चन नहीं करवाए हैं, कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं। तो एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और मैं सभी से ये कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली आप इस पे मुझे कमेंट करके बताएं कि इसमें जो है और आपको क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए मैं एडिशनल वीडियोस आपके लिए बना दूंगा। पर मेरा अभी पर्पस केवल इतना था कि आपको AS10 के सारे प्रोविजन समझा दूं। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।